उत्तर भारत पहुंचा मानसून, दिल्ली में जमकर बरसे बादल, पटना में बाइक पर गिरी बिजली, आग लगने से 12 दुकानें खाक। मुख्यमंत्री ने निवेश संवर्धन की बैठक में दिए निर्देश, उद्योगों में स्थानीय युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता, सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। रायपुर के कांग्रेस मीडिया प्रभारी सुशील शुक्ला का बयान, कहा रमन सिंह को बीजेपी नहीं मानती मुख्यमंत्री का चेहरा, अग्निपथ योजना को बताया देश और युवाओं के लिए घातक। कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव का बयान, चुनाव आते ही भाजपा रोजगार देने का दिलाते हैं भरोसा, लेकिन युवाओं को नहीं मिलती नौकरियां। और जशपुर में हाथी ने दी दस्तक, हाथी की मौजूदगी से राहगीर परेशान, वन कर्मियों ने ग्रामीणों को किया सतर्क। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका और अब खबरें विस्तार से। उत्तर भारत में आज सुबह मानसून की दस्तक के साथ लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। गुरुवार को दिल्ली, एनसीआर, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश के साथ मानसून ने दस्तक दी। वहीं पटना में मानसून की एंट्री के साथ एक अनहोनी घटना सामने आई। यहां हथुआ मार्केट में आज सुबह एक बाइक पर बिजली गिरने से आग लग गई। इसे आग को देखते ही देखते आग बढ़ गई और 12 से ज्यादा दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। उत्तर भारत में मानसून ने एंट्री कर ली है, जिसके चलते झमाझम बारिश वहां पर देखी जा रही है और इसी के साथ ही वहां पर आकाशीय बिजली की गिरने की खबर भी आई है, जहां पर एक बाइक में आकाशीय बिजली गिर गई है और उसके आग बढ़ने से कई दुकानों को उस आकाशीय बिजली की चपेट में दुकानें आ गई हैं। झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि चुनाव आते ही भाजपा युवाओं को रोजगार देने का भरोसा दिलाती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। सीएम स्पष्ट करें कि यह नौकरियां प्राइवेट सेक्टर की हैं या सरकारी सेक्टर की। साथ ही कहा कि नौकरियों के लिए परीक्षा करवाई जाती है, जिसके नाम पर मोटा शुल्क वसूला जाता है, लेकिन नौकरियां नहीं मिलती हैं। मध्य प्रदेश में जब भी चुनाव आते हैं तो भाजपा सरकार नौजवानों को धोखा देने के लिए नौकरी का एक ऐसा छलावा देती है जो कभी पूरा नहीं होता है। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले चयनित शिक्षकों की नौकरियां निकाली गई, जो कि कांग्रेस सरकार आने के बाद हमने प्रक्रिया पूरी करवाई, लेकिन अभी भी चयनित शिक्षकों में पिछड़े वर्गों के शिक्षकों को नियुक्तियां नहीं दी गई हैं। अब मुख्यमंत्री जी नगरीय निकाय चुनावों से पहले कह रहे हैं कि प्रदेश में 1 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मध्य प्रदेश भोपाल से ये बयान सामने आया है अजय सिंह यादव का, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव आते ही भाजपा बड़े बड़े दावे करती है, नौकरियां दिलाने का भरोसा दिलाती है, लेकिन बाद में सिर्फ एग्जाम दिलाए जाते हैं और एग्जाम के नाम पर मोटी मोटी फीस वसूली जाती है, लेकिन युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाता, उन्हें नौकरियां नहीं दी जाती। ऐसे आरोप मीडिया उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने लगाए हैं। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर मीडिया उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे ही भाजपा बयानबाजी करने लगती है और लोगों को, युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन रोजगार के नाम पर परीक्षाएं तो दिलाई जाती हैं, मोटी रकम वसूली जाती है युवाओं से, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाती है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ भोपाल से सीनियर रिपोर्टर प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, अजय सिंह यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे तौर पर भाजपा पर आरोप लगाए हैं रोजगार नहीं देने के।
देखिए बिल्कुल आज सवेरे ही अजय सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहीं ना कहीं सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। देखिए सरकार पर निशाना जो है वो लगातार कांग्रेस जो है वो लगाती आ रही है। देखिए अब युवा रोजगारों की जो बात करें, प्रदेश सरकार के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। ऐसे में पूरे मामले पर जो है कांग्रेस के विधि विभाग के उपाध्यक्ष हैं, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि शिवराज सरकार 1 लाख नौकरियां दी गई जाएंगी, इस बात को घोषणा जरूर करते हैं, लेकिन ये किस सेगमेंट में दी जाएंगी, या प्राइवेट सेक्टर में दी जाएंगी या सरकारी सेक्टरों में इनकी नियुक्तियां की जाएंगी, उसको लेकर के जो पूरा बयान है उन्होंने दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से जो परीक्षाओं के समय में मोटी फीस वसूली जाती है, लेकिन जनता को जो फायदा मिलना चाहिए, जो युवा है उनको नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना उसकी बातों को लेकर के वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। लेकिन कांग्रेस की सरकार भी रही है, जैसे कि भाजपा भी आरोप लगाती आई है कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार थी तब उन्होंने क्या कुछ कर लिया है, और जिस तरीके से ये बयान सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, युवाओं की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। देखिए निश्चित तौर पर ये बात जरूर कही जा सकती है कि चाहे प्रदेश में भाजपा की सरकार रही है और चाहे वो कांग्रेस की सरकार 15 महीने की रही हो, देखिए युवाओं को लगातार जो है वो छलावा ही मिला है। देखिए युवाओं की अगर हम बात करें, जिस प्रकार से प्रदेश में जो आंकड़े निकल रहे हैं, आंकड़ों में ये जरूर देखा जा रहा है कि जो रोजगार के जो आंकड़े हैं, जो युवा बेरोजगार हैं, उनके आंकड़ों में कहीं ना कहीं वृद्धि जरूर हुई है। लेकिन देखिए लगातार ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप में इसलिए ले रहा है क्योंकि प्रदेश में 2023 में चुनाव होने हैं। देखिए अभी पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस इस बात को कहती है कि जिस प्रकार से कांग्रेस को कहीं ना कहीं ज्यादा सीटें मिली हैं, चाहे वो पंचायत चुनाव में, क्योंकि पंचायत चुनाव में कभी ऐसा देखा नहीं जाता कि कोई राजनीतिक दल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी कांग्रेस से समर्पित जो लोग होते हैं उनके व्यक्ति ही चुनाव को लड़ते हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं जो हार और जीत का फैसला है वो युवा वोटर के हाथ में होता है, और युवा वोटर ने इस बार जो बदलाव दिखाया है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा जरूर करता है कि बदलाव होना जरूरी है। लेकिन यह बात से स्पष्ट अंदाजा नहीं किया जा सकता कि जो ये नौकरियां देने के जो वादे हो रहे हैं या दूसरे जो वादे जो देखने में आ रहे हैं, या युवाओं को लेकर के कई प्रकार की तमाम योजनाएं जो सरकार बना रही है, लेकिन उसमें कितना क्रियान्वित हुआ है, कितने लोगों को रोजगार मिले हैं, वो जरूर देखने वाली बात होगी। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरीके से जो युवा है उनके हाथ में ये चुनाव होते हैं, वो युवा ही पार्टी को चुनते हैं कि कौन सी पार्टी आएगी, कौन सी पार्टी को वोट दिया जाए। और जैसा कि देखा जाए कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि करोड़ों जो युवा है बेरोजगार है, उनके पास रोजगार नहीं है। तो क्या लगता है इन सबको देखते हुए युवा जो पार्टी है उसकी सत्ता पलट सकते हैं या फिर बरकरार रहेगी भाजपा? देखिए ये कहना अभी जल्दीबाजी होगी कि कौन सी पार्टी सत्ता में बैठेगी और कौन सी पार्टी सत्ता में नहीं बैठेगी। देखिए तमाम हम बात कर रहे हैं उन युवा बेरोजगारों की जो अभी भी लगातार लंबे समय से अपनी नौकरियों की तलाश में रखे हुए हैं। ऐसे में जिस प्रकार से परिवेश देखा जा रहा है उसमें ये जरूर देखा जाएगा कि बेरोजगारी की दर कितनी आज की तारीख में कितनी है। तो ऐसे में जिस प्रकार से कयास है कि कितना इसका फायदा जो है वो कांग्रेस उठा पाती है, कितना या लोगों को रोजगार के जो वादे हैं वो कांग्रेस लेकर जा सकती है। लेकिन देखिए बात हमेशा यही आती है कि जो युवा बेरोजगार है आखिर किस तरीके से इनकी बेरोजगारियों को दूर किया जाए, उसको लेकर के दोनों ही पार्टियां हों उनको काम करना पड़ेगा। देखिए आने वाले समय में कहीं ना कहीं प्रदेश में जिस प्रकार से निकाय के चुनाव अभी लगातार देखने में आ रहे हैं कि प्रदेश में निकाय के चुनाव होने हैं, साथ साथ 2023 में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव और 2024 में लोकसभा के चुनाव है। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा अभी अग्निवीरों के नाम से एक योजना जरूर चलाई गई थी। अब उस योजना के तहत भी जिस प्रकार से लोगों को कहीं ना कहीं फायदा देने की जो बात है वो जरूर देखी जा रही थी, लेकिन अभी तक जो जिस प्रकार से मामले देखने में आ रहे हैं, लगातार ये देखा जा रहा है कि युवा अभी भी कहीं ना कहीं जो है वो बेरोजगारी की मार को झेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रदीप आपका। तो ये खबर आपको बता रहे थे हम, जहां पर जो मीडिया उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के अजय सिंह यादव, उन्होंने एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बेरोजगार हैं लोग, इसके बाद भी सरकार रोजगार दिलाने का भरोसा दिलाती है चुनाव आते ही।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवेश संवर्धन की बैठक में कहा कि उद्योगों की स्थापना और पुरानी औद्योगिक इकाइयों के कार्य विस्तार के लिए स्थानीय युवाओं के नियोजन को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा निवेश संवर्धन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नई इकाइयों की स्थापना की जाएगी। साथ ही उद्योग नीति के प्रावधानों के अनुसार भरपूर सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों में जनजाति बहुल क्षेत्रों में जनजाति वर्ग के पात्र बेटे बेटियों को रोजगार का अवसर दिया जाएगा। चलिए और अब अगली खबर जशपुर से। जशपुर के सड़कों पर हाथी की मौजूदगी से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल सड़क में हाथी के होने से कार में सवार 2 युवक बाल बाल बचे। मौके पर पहुंचे वनकर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद हाथियों को जंगल में खदेड़ा गया। इसके बाद लगातार निगरानी रखी जा रही है और ग्रामीणों को सतर्क भी किया गया है। जशपुर से खबर, जहां पर बीच सड़क पर हाथी विचरण करता नजर आ रहा है और एक बाइक सवार बार बार इससे टक्कर होने से बच गया है। हालांकि जब वनकर्मियों की इसकी जानकारी मिली तो वो वहां पर पहुंचे और उस हाथी को उन्होंने जंगल की ओर खदेड़ दिया, लेकिन फिर भी इसके बाद भी उस पर निगरानी रखी जा रही है और ग्रामीणों को सतर्क किया गया है। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि हाथी बीच सड़क से रोड क्रॉस कर रहा है और इसी बीच बाल बाल बचे लोग। हालांकि वनकर्मियों ने उसे जंगल की ओर खदेड़ दिया है और ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री की उस घोषणा को हास्यास्पद बताया है, जिसमें सीएम ने कहा कि अगर भोपाल नगर निगम में भाजपा काबिल हुई तो वह सामूहिक नल कनेक्शन के बजाय व्यक्तिगत नल कनेक्शन देंगे। जिसको लेकर गुप्ता ने कहा कि क्या मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना पड़ेगा कि 10 साल से उनकी ही नगर निगम सरकार है, फिर उन्होंने इन 10 सालों में व्यक्तिगत कनेक्शन क्यों नहीं दिए? पिछले 8 सालों में स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को टैक्स लगाकर ठगा क्यों गया? साथ ही भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि कमलनाथ सरकार सुनियोजित विकास की सरकार थी, जिसने 12 महीने में ही बहुत से विकास कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अगर भोपाल में उनकी नगर निगम बनी तो वो सामूहिक नल कनेक्शन की बजाय व्यक्तिगत नल कनेक्शन देंगे। क्या मुख्यमंत्री जी को ये याद दिलाना पड़ेगा कि 10 साल से उन्हीं की नगर निगम है भोपाल में, तो उन्होंने फिर जो है व्यक्तिगत कनेक्शन क्यों नहीं दे दिए? 90 रुपये पानी का बिल आता था, आज 210 रुपये कैसे पहुंच गया? इसका जवाब दीजिए जनता को। झूठे वादे जुमले, इनसे क्या होने वाला है? मुख्यमंत्री जी ने पूछा है कि कमलनाथ जी एक भी विकास का काम बता दें कि उनकी 15 महीने की सरकार में किया हो। कमलनाथ जी ने 12 महीने के अंदर 1000 गौशालाएं बना दी मध्य प्रदेश में। जाकर देख लीजिए, आपकी सरकार क्यों नहीं बना पाई थी? कमलनाथ जी ने जो है बच्चियों को, बेटियों की शादी का अनुदान 51,000 रुपये कर दिया। कमलनाथ जी ने 1 करोड़ के आसपास लोगों को 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दे दी। कमलनाथ जी ने जो है 27 लाख किसानों का कर्जा माफ कर दिया। कमलनाथ जी ने 27% पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दे दिया। कमलनाथ जी ने 10% आरक्षण उन्हें दे दिया जो सामान्य वर्ग के अति गरीब लोग थे। आपकी सरकार ने क्या किया? कमलनाथ जी ने भोज मेट्रो के खंभे खड़े करवा दिए। कमलनाथ जी ने भोपाल मेडिकल कॉलेज को बायोलॉजी लैब दे दी। कमलनाथ जी ने सागर में जो है पद्माकर ऑडिटोरियम बना दिया। कमलनाथ जी ने सागर जिले को 3000 करोड़ रुपए की योजनाएं दे दी। आपने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया? नेहरू जी को महंगाई के लिए जिम्मेवार बताया।
भेंट मुलाकात कार्यक्रम रद्द हो गया है। सीएम बघेल आज हेलीकॉप्टर से मनेंद्रगढ़ से रायपुर के लिए रवाना होंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीएम रायपुर से दिल्ली जा सकते हैं और दिल्ली में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर होने वाली अहम बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद 3 जुलाई को फिर से कोरिया का दौरा करेंगे। खबर है कि 2 जुलाई के बाद ही भेंट मुलाकात के अगले चरण की शुरुआत होगी। खबर सीतापुर थाना क्षेत्र से है, जहां जूना मंगारी के पास अनियंत्रित ट्रक ने बाइक पर सवार 3 युवक को कुचल दिया। बताया जा रहा है कि एक की मौके पर मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बाइक सवार कहां के थे, कहां से आए थे, अभी तक इसका कोई पता नहीं चल पाया है। सीतापुर का ये मामला, जहां पर ट्रक चालक ने बाइक सवार को कुचल दिया है, जिसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि ये लोग कहां से आए थे, इसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। सीतापुर की एक खबर, जहां पर एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और एक ट्रक चालक ने बाइक सवारों को कुचल दिया। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, वशिष्ठ दास महंत। वशिष्ठ जी, ट्रक चालक ने कहा जाए बाइक सवारों को कुचल दिया है, जिसमें एक की मौत हो गई है। 2 लोगों की हालत फिलहाल कैसी है? जी, मैं आपको बता दूं कि कल जो है जूना मंगारी के पास एक भीषण हादसा हुआ है, जिसमें एक बाइक पे 3 लोग सवार थे और उनकी जानकारी मिल चुकी है। ये जो लोग हैं ये आपके सुवासारा, मतलब जहाँ एक्सीडेंट हुआ उससे 7-8 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं। ये लोग किसी काम से मंगारी आए हुए थे और उसी बीच एक तेज रफ्तार जो कंटेनर है उसकी चपेट में आ गए और हादसा इतना भीषण था कि एक व्यक्ति वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ कर गया और 2 लोगों को चोट लगी थी, जिनका इलाज वहाँ के ये बतौली के हॉस्पिटल शांतिपारा में चल रहा था और वहां से उनको जो है रिफर कर दिया गया अंबिकापुर। और जैसे ही इसकी जानकारी सीतापुर थाने में हुई तो उन्होंने तत्काल जाके मुआयना किया और डेड बॉडी को लाके सीतापुर हॉस्पिटल में उनके द्वारा रखवा दिया गया है और जिस ट्रक से ये घटना घटी थी उसको भी उन्होंने पकड़ लिया है। कितने बजे की ये घटना बताई जा रही है और ये थाने से कितना दूर है जहाँ पर ये घटना हुई? ये कल शाम 7 बजे के आसपास की घटना है और ये सीतापुर से लगभग अंबिकापुर की ओर 15 किलोमीटर के फासले में है ये जगह। और आपको बता दूं कि ये NH 43 का मामला है और यहाँ निरंतर कोई ना कोई दुर्घटनाएं होती रहती हैं इस रोड पे। तो इन तेज रफ्तार वाहनों, जिस तरीके जो तेज रफ्तार वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं, क्या उसके लिए कोई कानून नहीं है? क्या वहाँ के प्रशासन इतने मुस्तैद नहीं है कि इन्हें पर रोक लगाई जा सके? जी, अभी तक इतनी घटनाएं यहाँ घट चुकी हैं, कई बार हमारे द्वारा आवाज भी उठाई है। इससे पहले भी हमने इसके बारे में जानकारी दी थी कि यहाँ सीतापुर क्षेत्र में अभी तक जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी व्यवस्था नहीं है। पुलिस प्रशासन जो है वो प्रयास करती है, चेकिंग वगैरह करती रहती है, लेकिन इसके ऊपर अंकुश लगा पाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए एक सख्त व्यवस्था की जरूरत है और अभी तक उसके बारे में लोग ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या को देश भर में हिंदू संगठनों में उबाल देखा जा रहा है। इसी बीच ब्यावरा के पीपल चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आरोपियों का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया और हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग की है। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के समर्थन में टेलर ने पोस्ट किया था, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई है। होगा कि कल उदयपुर की एक घटना है। एक टेलर अपने दुकान पे काम कर रहे थे, वो जैसे रोज काम करते थे वैसे ही काम कर रहे थे, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से 2 इस्लामिक जिहादी उनकी दुकान में घुसते हैं और षड्यंत्र पूर्वक उनकी हत्या कर देते हैं, उनकी टारगेट किलिंग कर देते हैं।
ये हत्या केवल एक कन्हैयालाल की नहीं है, ये पूरे देश की अस्मिता की हत्या है, पूरे देश की संप्रभुता की हत्या है, पूरे देश की कानून व्यवस्था की हत्या है। ये आखिर हिंदू समाज ये टारगेट किलिंग कब तक सहेगा? आज हम देख रहे हैं कि चाहे रामनवमी की घटना हो या अन्य घटना हो या कन्हैयालाल की घटना हो, राजस्थान इस्लामिक जिहादियों का गढ़ बन चुका है। राजस्थान की जो सरकार है वो इस्लामिक जिहादियों को रोकने में नाकामयाब हुई है। अभी इस मामले में भी राजस्थान की सरकार से, वहाँ की स्थानीय पुलिस से कन्हैयालाल ने शिकायत की थी, उनको लगातार धमकी मिल रही थी। वो एक मामले में जेल भी होकर आए थे। कुछ लोगों के द्वारा टारगेट किलिंग की उनको धमकी दी जा रही थी, लेकिन पुलिस ने उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करी, ना उनको कोई सुरक्षा दी, ना कोई आतंकवादियों पर, इस्लामिक जिहादियों पर कोई कार्रवाई की। नतीजा ये हुआ कि कल उनकी यूँ कह सकते हैं कि उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। और ये हिंदू समाज अब सहने वाला नहीं है। पूरे देश भर में बजरंग दल इसकी निंदा करता है, इसकी भर्त्सना करता है और पुरजोर तरीके से विरोध करता है। आज सांकेतिक रूप से भले ही बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने पुतला दहन किया हो इस्लामिक जिहादियों का, लेकिन ये चेतावनी है राजस्थान सरकार को, राजस्थान के पुलिस विभाग को और पूरे भारत की जो जिम्मेदार सरकारें हैं उन सरकारों को कि अभी भी चेत जाइए। ये लोग भारत को कहाँ ले जाना चाहते हैं? ये लोग भारत को ISI के माध्यम से क्या सीरिया बनाना चाहते हैं? क्या भारत में शरिया कानून लाना चाहते हैं? क्या कोई अगर कोई गलती कर दे तो उसकी सजा सजाए मौत हो सकती है? क्या भारत के कानून में ये प्रावधान है या भारत के कानून से ज़्यादा इनका इस्लामिक कानून है? अगर ऐसा है तो हिंदू समाज अब चुप बैठने वाला नहीं है, बजरंग दल चुप बैठने वाला नहीं है। हिंदू समाज सड़कों पर उतरेगा, बजरंग दल सड़कों पर उतरेगा। यदि हिंसा होती है, देश में अशांति फैलती है, तो इसके जिम्मेदार राजस्थान सरकार होगी और जो जिम्मेदार पुलिस वाले हैं जिनको पहले सूचना दे दी जाती है वो इसके जिम्मेदार होंगे। हिंदू समाज जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि शांति व्यवस्था हिंदू समाज ने बना रखी है, किसी और ने नहीं बना रखी है। हिंदू समाज शांति व्यवस्था बनाना जानता है तो अशांति फैलाना भी जानता है, अपनी अस्मिता को बचाना भी जानता है। इसलिए हिंदू समाज की परीक्षा ना ली जाए, हिंदू समाज को उकसाया नहीं जाए। हिंदू समाज जो बैठा हुआ है, देश के लिए काम कर रहा है, देश के भले के लिए काम कर रहा है, उसको खतराया ना जाए। रायपुर में कांग्रेस मीडिया प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नंद कुमार साय का कहना सही है, बीजेपी को उग्र नेतृत्व की आवश्यकता है। साथ ही कहा कि रमन सिंह को बीजेपी भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मानती। इस दौरान सुशील आनंद ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के बारे में कहा कि यह योजना देश और युवाओं के लिए घातक है। करना चाहिए और यदि उनमें थोड़ा भी गैरत बचा है तो देश की नहीं, छत्तीसगढ़ की नहीं, देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने वादा किया था 2003 में हर आदिवासी परिवार से एक नौकरी देंगे, नहीं दिया। 2003 में वादा किया था 500 बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया था। उनकी केंद्र सरकार ने वादा किया था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नहीं दिया। अब अग्निवीर भर्ती के नाम पे जो अग्निपथ योजना लागू की गई है, यह तो सीधे सीधे सेना में जो युवाओं को रोजगार मिलना था, अस्थायी रोजगार मिलना था, उसमें कटौती है। यह न सिर्फ सेना को कमजोर करने की साजिश है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो ऐसे में डॉक्टर रमन सिंह जी का यह बयान सिवाय अपने केंद्रीय नेतृत्व की चाटुकारिता के अलावा कुछ भी नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या की है और अलोकतांत्रिक काम किया है, खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई है। ऐसा लोकतांत्रिक अधर्म के नाम को नरोत्तम मिश्रा हिंदू धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा एवं भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान कर रही है, उनकी भावनाओं को आहत कर रही है। हिंदू धर्म कभी ऐसे गलत कामों की अनुमति नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की हत्या करके पाप का काम किया है। नरोत्तम मिश्रा ने जो बयान दिया है उसके लिए तत्काल माफी मांगे। देश के 100 करोड़ हिंदू कभी भाजपा को माफ नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या करके अलोकतांत्रिक काम किया है, खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई है और ऐसे अलोकतांत्रिक अधर्म के काम को नरोत्तम मिश्रा जी हिंदू धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा एवं भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान कर रही है, उनकी भावनाओं को आहत कर रही है। धर्म कभी ऐसे गलत कामों की अनुमति नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतांत्रिक हत्या करके पाप
माफ का काम किया है और नरोत्तम मिश्रा जी ने जो बयान दिया है उसके लिए तत्काल माफी मांगे। देश के 100 करोड़ हिंदू कभी भाजपा को माफ नहीं करेंगे। भोपाल की खबर जहां पर अजय सिंह यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है और कहा कि भाजपा ने धर्म का अपमान किया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एक बयान सामने आया है अजय सिंह यादव का जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साधा है और नरोत्तम मिश्रा का जो बयान था उस पर पलटवार किया है। देखिए बिल्कुल, आज जिस प्रकार से हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में माफ कीजिएगा महाराष्ट्र में जिस प्रकार से लोकतांत्रिक तरीके से बनी हुई सरकार को आज गिरा दिया गया है, वहां पर उसको लेकर ये पूरा मामला है, जिस पर अजय सिंह यादव ये इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या करके अलोकतांत्रिक काम किया। देखिए, खरीद फरोख्त करके सरकार गिराई है। ऐसा अलोकतांत्रिक अधर्म करने का काम नरोत्तम मिश्रा जी हिंदू धर्म के साथ जुड़े हैं और तकरीबन भारतीय जनता पार्टी ने 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया है। देखिए, ये बयान जो है वो अजय सिंह यादव का है जो मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं। लेकिन देखिए, जो सुबेरे एक बयान निकल के आया था जिसमें खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस बात को कहा है कि मेरा देश बदल रहा है और पहली बार ऐसा हुआ कि जब हिंदुत्व के नाम पे सरकार गिरी है। संजय राउत कह रहे थे कि विधायक अगवा हो गए हैं, वह भूल गए हैं कि अगवा नहीं भगवा हो गए हैं। महाराष्ट्र में सरकार का गिरना हनुमान चालीसा का प्रभाव है। 40 दिन में 40 विधायक पार्टी का साथ छोड़कर चले गए। देखिए, तमाम जो बातें हैं तो वो बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की बनी हुई है। देखिए, महाराष्ट्र में हमने देखा है लगातार सियासी संकट जो था वो शिवसेना की जो सरकार थी, उद्धव सरकार थी, उस पर कहीं ना कहीं जो पूरा मामला था देखने में तकरीबन ये जो घटनाक्रम है 3 से 4 दिन तक लगातार घटनाक्रम जो है वो चलता रहा। बाद में इसमें माननीय हाईकोर्ट को इसका हस्तक्षेप करना पड़ा। देखिए, ये पूरा वातावरण जो है जिस प्रकार से सरकार गिरी है उद्धव ठाकरे की, उस पर ये पूरी बातें देखने में आई है। देखिए, सेम यही कंडीशन जो है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी देखी गई थी। जब प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी उस समय पर भी हमने देखा है कि किस तरीके से सरकार गिरी है। तो ये पूरा मामले जो है वो कहीं ना कहीं सरकार गिरने से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भोपाल से ये खबर थी जहां पर अजय सिंह यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान दिया था जिसको लेकर उन्होंने पलटवार किया है उस पर और सीधे तौर पर कहा है कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या की है। राजगढ़ के ब्यावरा में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई जहां एसडीएम ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाई। वहीं रैली में राजस्व विभाग, नगरपालिका एवं महिला बाल विकास के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और शिक्षक के साथ शहर के जागरूक लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें जन जन की यही पुकार वोट डाले अब की बार के साथ जनता को अपने बूथों पर वोट डालने का संदेश दिया गया। नमस्कार, मैं नरेंद्र साहू, खबर भारत जिला ब्यूरो राजगढ़। इस समय मैं ब्यावरा शहर में हूँ। ब्यावरा एसडीएम कार्यालय मेरे साथ में हैं एसडीएम सर श्री संजय जी उपाध्याय। आज ब्यावरा में ब्यावरा प्रशासन के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान रैली निकाली गई थी, जिसमें ब्यावरा के एसडीएम सर मौजूद थे, संजय उपाध्याय, ब्यावरा नगर पालिका सीएमओ सुषमा धाकर जी, ब्यावरा महिला बाल विकास अधिकारी केदार शर्मा जी, ब्यावरा समस्त प्रशासन अधिकारी मौजूद थे। मेरे साथ में ब्यावरा एसडीएम सर हैं, उनसे हम जानते हैं कि मतदाता रैली निकाली गई है, इससे ब्यावरा प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा क्या जनता में संदेश दिया है, क्या मतदाताओं से अपील की गई है और आने वाले नागरिक निकाय जो चुनाव प्रथम चरण में 6 जुलाई को चुनाव होने जा रहे हैं नगर पालिका के, इसमें ब्यावरा प्रशासन की क्या क्या व्यवस्था रहेंगी और मतदाताओं से और प्रशासन के द्वारा क्या संदेश, क्या अपील की जा रही है। सर मेरे साथ हैं संजय उपाध्याय एसडीएम ब्यावरा। सर बहुत बहुत स्वागत है खबर भारत में आपका। थैंक यू। जैसा कि आपको विदित है, ब्यावरा नगर पालिका में 6 जुलाई को नगर पालिका का निर्वाचन संपन्न होना है। इलेक्शन कमीशन और लोकल इलेक्शन कमीशन दोनों की मंशा है कि जो भी भारत के नागरिक हैं उन्हें अपने वोट का, अपने मत का हमेशा प्रयोग करना चाहिए और इसी बात का मैसेज देने के लिए, संदेश देने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आज हमने कन्याशाला से एक रैली को प्रारंभ किया है, जिसमें समस्त विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और अन्य नागरिकगण उपस्थित थे। इसके द्वारा यही मैसेज है कि वो निर्भीक होकर 6 जुलाई को, जो कि प्रथम चरण में चुनाव होने वाला है, अपना मतदान करें। और इसके लिए हमने 52 मतदान केंद्र बनाए हैं,
जिसकी संपूर्ण व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। 6 सेक्टर ऑफिसर विजिट करेंगे, 3 जोनल मजिस्ट्रेट इसके लिए काम करेंगे। इस तरह पुलिस और प्रशासन और नगर पालिका ने मिलकर एक निर्भीक मतदान कराने का फैसला किया है, जिसमें जन सहयोग की अपेक्षा है। धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया कि ब्यावरा में 52 केंद्र बनाए गए हैं और 18 वार्ड है टोटल, और मतदाता अपने निष्पक्ष निर्भीक होकर मतदान करें। आने वाले 6 जुलाई को ब्यावरा में प्रथम चरण में चुनाव होंगे नगर पालिका के, जिसमें ब्यावरा प्रशासन की मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। नमस्कार, इस सर मैं नरेंद्र साहू, खबर भारत, जिला ब्यूरो राजगढ़, ब्यावरा से। धन्यवाद। आज जैसे कि निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां की जानी है, इसी के पालन में आज मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है। इसका शुभारंभ कन्याशाला स्कूल से 10:30 बजे किया गया, जिसमें एसडीएम महोदय के द्वारा हरी झंडी से इसका शुरुआत की गई और इसमें विभिन्न विभाग सम्मिलित हुए, जैसे कि महिला बाल विकास विभाग और शिक्षा विभाग, नगर पालिका स्टाफ और अन्य विभाग भी इसमें सम्मिलित थे। यहाँ से स्टार्ट होते हुए विभिन्न जो स्थल हैं, सार्वजनिक स्थल हैं, मैन मार्केट है, इनसे होते हुए इसका समापन नगर पालिका कार्यालय में हुआ। इसके पश्चात यहाँ पे शपथ दिलाई गई। साथ ही इस रैली का जो उद्देश्य है वो ये है, प्रशासन और नगर पालिका ने जो ये रैली निकाली कि सभी मतदाताओं को अपने विवेक से निर्णय लेना है, निष्पक्ष निर्भीक होके, और किसी भी प्रलोभन, किसी भी के बहकावे में ना आए और अपने मताधिकार का प्रयोग अपने विवेक से ही करें। 6 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है प्रथम चरण में। हमारे नगरीय क्षेत्र में 18 वार्ड हैं, जिसमें 52 केंद्र हैं। 52 केंद्रों में, मतदान केंद्रों में जो व्यवस्थाएं आवश्यक होती हैं, मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उनको पूरा करने की तैयारियां हमारे द्वारा ऑलमोस्ट कंप्लीट करा ली। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।